सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछले क्लास में आपने सरल रेखा का अंत्यखंड रूप पढ़ा, उस पर एक दो रिजल्ट पढ़े और क्वेश्चंस भी किए थे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवणता अंत्यखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। प्रवणता अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ m क्या है? यहाँ m रेखा की प्रवणता है। m इज द स्लोप ऑफ द लाइन और c रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड है। रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड है। Again, equation of a line in slope intercept form is y equal to mx plus c. Here m is the slope of the line and c is the intercept on y axis made by the line. अब आपको इंटरसेप्ट दे रखा है y एक्सिस पे और उसकी स्लोप दे रखी है, इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट और प्रवणता की आवश्यकता होती है। प्रवणता दे रखी है m, तो पॉइंट कहाँ है? पॉइंट भी देख सकते हैं आप। आपको दे रखा है कि बाई इंटरसेप्ट स्मॉल c है, तो सपोज वो लाइन बाई एक्सिस को कैपिटल B पॉइंट पर मिलती है सपोज, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? c है। सिंस OB इक्वल टू c, देयरफॉर B के निर्देशांक क्या होंगे? 0, c होंगे। OB बराबर c है तो B के निर्देशांक क्या होंगे? 0, c होंगे। अब लाइन पर एक पॉइंट है आपके पास और उसकी स्लोप है, तो रेखा की समीकरण लिख सकते हैं। अब रेखा का समीकरण, आप पहले से जानते हैं x1 y1 से जाने वाली किसी रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 होता है। तो x1 y1 के लिए तो 0, c है और स्लोप m आपको गिवन है, तो लिख सकते हैं y माइनस c इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 0। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। यही लिखा था आपने। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस c, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और स्लोप क्या होती है? कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट स्लोप होती है। यानी कि अगर अपन इसमें लाइन ड्रॉ करने की बात करें, अगर ये लाइन होती है आपके पास, ये लाइन है, ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाती? स्लोप हो जाती m बराबर टेंजेंट थीटा। ये स्लोप की बात हो गई। तो अब आगे से लर्न रखेंगे। वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी को याद होगा। कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड स्लोप ऑफ द लाइन्स मीन्स टेंजेंट ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसी को पढ़ लेते हैं। प्रवणता अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक रेखा जिसकी प्रवणता m और रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड स्मॉल c हो, तो उस रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c होता है। यहाँ m बराबर टेंजेंट थीटा, जबकि थीटा रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण है। अगेन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज स्मॉल m एंड विच मेक्स एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस is y equal to mx plus c. If theta is the angle which the line makes with the positive direction of x axis, then m equal to tangent theta. रेखा के प्रवणता अंत्यखंड रूप की विशेष स्थितियां, पार्टिकुलर केसेज ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्पेशल केसेज कौन कौन से? अपन ये एज्यूम कर लेते हैं, सपोज लाइन दोनों एक्स एक्स से
इक्वली इंक्लाइंड हो, यदि रेखा दोनों अक्षों से समान झुकी हो, दोनों अक्षों से समान झुकी हो, तब रेखा का समीकरण अपन को तो एम और इंटरसेप्ट सी चाहिए। बाई इंटरसेप्ट तो मान लेते हैं अपन सी है, और लाइन एक्स एक्सेस और बाई एक्सेस से इक्वली इंक्लाइंड है, यानी कि जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो 45 डिग्री के हो गए, ये 45 डिग्री के हो गए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 135 डिग्री, और ये 135 डिग्री हो गया तो इसकी स्लोप हो गई। फिर स्लोप क्या हो गई, एम, वो एम इक्वल टू टेंजेंट 135। यहाँ एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 45। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए बी टेंजेंट ऑफ 135, टेंजेंट ऑफ 135 यानी कि -1। एक केस तो ये हुआ, यानी दोनों एक्स से इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर झुकी हुई है, तब स्लोप कितनी हो गई, -1। इसका दूसरा केस भी ले सकते हैं, ये तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, एक्स एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन से और बाई एक्सिस की भी पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इसलिए रेखा का समीकरण क्या हो गया, बाई इक्वल टू -x + c हो गया। ये तो एक केस हुआ, और देखते हैं दोबारा से। एक्स एक्सिस, ओरिजिन, बाई एक्सिस। अब लाइन दोबारा लेते हैं अपन। अब ये लाइन हो गई, ये वाला और ये वाला एंगल दोनों सेम है, ये ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 45। अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, ये 45 डिग्री है। इस साइड में भी हो सकती थी लाइन, ये ऐसे भी हो सकती थी, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों सेम होते, तब एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल वही 45 डिग्री ये है। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ m बराबर टेंजेंट ऑफ 45, टेंजेंट ऑफ 45 यानी कि 1। देयरफॉर रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या हो गई, y इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया, यानी कि दोनों अक्षों से समान झुकी हो, तब रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप में समीकरण y इक्वल टू एक्स प्लस सी। पहले क्या था, y इक्वल टू -x प्लस सी, ये भी है, और एक ये y इक्वल टू एक्स प्लस सी है। इसको ऐसे भी कह सकते थे, दोबारा बोलें अपन, दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंड समान हो वो, और दोनों अक्षों से समान झुकी हो, एक ही बात है। ये लाइन हो गई, मतलब एक्सेस ले लें, फिर अपन दोनों केस बनाते हैं लाइन के। ये एंगल बराबर हैं, और ये आपने देख लिया, ये वाला एंगल तो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। और यहाँ अपन ने जब लाइन ली, ये वाले एंगल दोनों बराबर थे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सी। अब एंगल कितना हो गया आपका, अब ये वाला एंगल 135 हो गया। तो यहाँ लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स प्लस सी, और यहाँ होगी y इक्वल टू -x प्लस सी,
क्योंकि स्लोप कितनी है, एंगल 135 है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप आपका यहाँ है टेंजेंट 135 और टेंजेंट 135 डिग्री होता है -1 और यहाँ स्लोप कितनी है, m इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री, तो ये 1 है। यानी कि जब दोनों अक्षों से बराबर झुकी हो या आप ये कह सकते हैं दोनों अक्षों पर काटे अंतःखंड समान हो तब ये होगा। अच्छा, इसमें अपन ने क्या है, बाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन पे, बाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट लिया है आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है। और यहाँ देखें, दोबारा फिगर बनाते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं आप इसे, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ये ओरिजिन और लाइन फिर अपन ड्रॉ कर लें इस तरह से। अभी भी ये एंगल बराबर है लेकिन बी पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन से नीचे है और ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल 45 डिग्री है। तो टेंजेंट 45 फिर वही स्लोप 1 हो गई। तो इसमें इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, बाई इक्वल टू एक्स माइनस सी आएगी। यहाँ सी अपन लेके चल रहे हैं पॉजिटिव है, वहाँ भी सी पॉजिटिव था, तो इस केस में लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू एक्स माइनस सी, क्योंकि बाई इंटरसेप्ट ओरिजिन के नीचे है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सी के लिए -c लगा दिया। इसी तरह से यहाँ भी अपन देख सकते हैं। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, बाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स एक्सिस। अभी एंगल कौन सा है अपने पास, एंगल 135 हो गया। बी पॉइंट ओरिजिन से नीचे है, ओरिजिन से नीचे है तो ये सी डिस्टेंस, तो बाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये बाई इक्वल टू -x माइनस सी। तो ये प्रवणता अंतःखंड रूप की स्पेशल केसेज हुए। स्पेशल केस है जब रेखा दोनों अक्षों से समान झुकी हो, दोनों अक्षों से समान झुकी हो या आप कहते हैं दोनों अक्षों पर समान अंतःखंड काटती हो, तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1 या -1। अब c पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर x एक्सिस के ऊपर है यानी कि ओरिजिन के ऊपर अगर बाई एक्सिस को कट किया है तो c पॉजिटिव होगा और ओरिजिन के नीचे कट किया है तो c नेगेटिव होगा। ये स्पेशल केसेज हो गई। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। रेखा के प्रवणता रूप में विशेष स्थितियाँ, पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन इन स्लोप फॉर्म और यू कैन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब रेखा दोनों अक्षों से समान झुकी हो तब थीटा बराबर 45 डिग्री और 135 डिग्री। इस स्थिति में रेखा की प्रवणता 1 या -1 होगी और रेखा के समीकरण y बराबर x प्लस सी और y बराबर -x प्लस सी होंगे। अगेन व्हेन द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्स then theta equal to 45 degree or 135 degree, then the slope of the line v1 or -1. So equation of the lines will be y equal to x plus c or y equal to -x plus c। यहाँ जो c लिया है c विद साइन है, अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव दिखाई देगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा। वहाँ पर ने अलग अलग केस लिख दिया था। प्रवणता रूप में मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, लाइन इन स्लोप फॉर्म पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अगर लाइन ओरिजिन से पास होता है, इफ लाइन पासेस थ्रू दी ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास होगी तो क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0। जब रेखा मूल बिंदु से गुजरती हो, व्हेन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तब c इक्वल टू 0। देयरफॉर रेखा का समीकरण c क्या था, c था इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। c बाई एक्स से काटा गया अंतःखंड था, लेकिन लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है तो बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 0 हो गया। तो रेखा का समीकरण क्या हो गया, y इक्वल टू mx हो गया। यहाँ m लाइन की प्रवणता है, यानी जब ओरिजिन से जाने वाली लाइन होगी
तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स, सी बराबर 0 हो गया। इसके भी स्पेशल केस देख सकते हैं। जो पहले बात कर रहे थे, दोनों अक्षों से बराबर झुकी हो। अब क्या है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा और दोनों अक्षों से समान झुकी हो, दोनों केस ले लेते हैं। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है और दोनों से समान झुकी हुई है, ओरिजिन से पास होती है इसलिए आपका c बराबर 0 हो गया, और दोनों एक्स एक्स से बराबर झुकी हुई है तो या तो ये वाला होगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला दोनों एंगल बराबर हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यहाँ c तो पहले से ही 0 था, इस केस में m इक्वल टू 1 हो गया। m यहाँ कितना है, m बराबर टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 कितना होता है 1, तो देयरफॉर लाइन की इक्वेशन हो गई y इक्वल टू x। यहाँ m बराबर कितना है, m बराबर टेंजेंट 135, टेंजेंट 135 यानी कि -1, इसलिए लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू -x हो गई। यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्पेशल केस हो गया। जब लाइन ओरिजिन से पास होती हो तो इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, लेकिन ओरिजिन से भी पास हो रही है और एक्स एक्स से बराबर इंक्लाइंड है, बराबर झुकी हुई है, तो क्या हो गया, या तो थीटा 45 डिग्री होगा या 135। थीटा 45 होगा तो m इक्वल टू टेंजेंट 45 1 हो गया, और इस केस में m इक्वल टू 135 यानी कि -1, तो y इक्वल टू -x। बहुत पॉपुलर इक्वेशंस हैं, बहुत जगह काम आती हैं, और दूसरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा भी कहीं भी दे देते हैं, तो आपको लर्न करके रखनी है स्पेशली। पढ़ लेते हैं इसको दोबारा से। प्रवणता रूप में मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, लाइन इन स्लोप फॉर्म पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो रेखा की समीकरण y बराबर एम एक्स होगी। स्पष्टतः c बराबर 0, क्योंकि बाई अक्ष पर काटे गए अंतखंड की लंबाई 0। अगेन इफ द लाइन passes थ्रू द ओरिजिन देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इक्वल टू एम एक्स, ऑब्वियसली c इक्वल टू 0 सिंस द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू एम एक्स। तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण हो गया, और इक्वेशन क्या हो गई इसकी, y इक्वल टू एम एक्स। कोई भी लाइन हो जो ओरिजिन से पास होती है उसकी इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होगी। y इक्वल टू एम एक्स। इसके भी स्पेशल केस रिजल्ट, यदि रेखा मूल बिंदु से गुजरे और दोनों अक्षों से समान झुकी हो तब उसका समीकरण y बराबर x और y बराबर -x होगा। इफ द लाइन passes थ्रू द ओरिजिन एंड इज इक्वली इंक्लाइंड विद द x एज, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इक्वल टू x और y इक्वल टू -x। ये अपन ने पहले देखा ही, फिर दोबारा बना देता हूँ। ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू x, और ओरिजिन से कितना एंगल बनाती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब इस साइड में होगा 135 डिग्री का एंगल बनेगा तब इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -x। ये y एक्सिस, ओरिजिन x एक्सिस, ये लाइन हो गई y इक्वल टू -x, और यू कैन से y प्लस x बराबर 0 या x प्लस y इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं आप y माइनस एक्स इक्वल टू 0 या x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिन से जाने वाली रेखाओं की समीकरण, उसके भी स्पेशल केस, यानी कि दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड हो। यहाँ ये एंगल कितना हो गया, ये 135 हो गया। ये कौन से डायरेक्शन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम था इसमें। व्यापक रूप को प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलना, टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। व्यापक रूप कौन सा था अपने पास समीकरण का, x और y में एक घात की समीकरण, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। वही लिख लेते हैं। माना दी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
तो उसी में लिखते हैं, या बाई वाली टर्म एक साइड में और बाकी टर्म अपोजिट साइड में, ए एक्स माइनस सी, या कह दिया बाई बराबर माइनस ए अपॉन बी टाइम्स एक्स माइनस सी अपॉन बी। अब बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें इसमें, तो स्लोप क्या हो गई, एम के स्थान पर तो क्या आ गया माइनस ए अपॉन बी, और सी के स्थान पर क्या आ गया माइनस सी अपॉन बी। तो इसका मतलब इस रेखा का जो प्रवणता है वो तो माइनस ए अपॉन बी होगा, और बाई इंटरसेप्ट कितना होगा माइनस सी अपॉन बी। तो देयरफॉर रेखा ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता यानी कि स्लोप क्या हो गया, वो हो गया आपके पास माइनस ए अपॉन बी, ये होगी प्रवणता, ये होगी। और रेखा एक द्वारा बाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना होगा, माइनस सी अपॉन बी होगा। यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज माइनस ए अपॉन बी, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस सी अपॉन बी, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की प्रवणता कितनी होगी, माइनस ए अपॉन बी। आप कह सकते हैं x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन, ये होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं दोबारा से। व्यापक रूप को प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलना। माना दी रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, इसको लिख सकते हैं बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी, और ये लिख दिया फिर बाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन बी प्लस माइनस ऑफ सी अपॉन बी, जो कि प्रवणता अंतःखंड रूप का समीकरण है। लेट गिवन लाइन वी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इट कैन बी रिटन एज बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और बाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस माइनस ऑफ सी अपॉन बी। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। जो जनरल इक्वेशन थी इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। रेखा, अब ये रिजल्ट के फॉर्म में लिख दिया उसी को। रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए प्रवणता एम, स्लोप एम माइनस ऑफ ए अपॉन बी, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। दोबारा से रेखा की प्रवणता माइनस ऑफ ए अपॉन बी, कौन सी रेखा की प्रवणता, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या होगी, एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक विद ऋणात्मक चिन्ह सहित, और वाई एक्स पर अंतःखंड माइनस सी अपॉन बी, यानी कि माइनस अचर पद बटे वाई का गुणांक। अगेन इंटरसेप्ट मेड ऑन वाई एक्सिस बाई द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू माइनस ऑफ सी अपॉन बी। ये हो गया कांस्टेंट टर्म x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरह से जो जनरल फॉर्म है उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बदल सकते हैं, और जब स्लोप की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे आप, x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन, जबकि x और y वाले पद एक ही साइड में हों। इस प्रकार किसी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए समीकरण के सभी पदों को एक पक्ष में रखकर सूत्र m बराबर x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन का प्रयोग करेंगे। दोबारा से, thus to find the slope of any line we put all the terms on one side and then use the formula m equal to minus of coefficient of x upon coefficient of y। ये आ गया। एग्जाम्पल 33, एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण तथा वाई अक्ष से ऋणात्मक दिशा में 5 लंबाई का अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
which makes an angle of 60 degree with the x-axis and cut an intercept of length 5 from negative direction of y-axis। तो जो क्वेश्चन में दिया है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता कितनी हो गई, टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 कितना होता है √3, और बाई अंतःखंड कितना होगा, बाई अंतःखंड हो गया -5 बाई इंटरसेप्ट, यानी C बराबर आपका आ गया -5 और M आ गया अपने पास √3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देयरफॉर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण कितना हो गया, y बराबर √3x -5 हो गया। रेखा का समीकरण y बराबर √3x -5 डायरेक्ट दे रखा है, स्लोप दे रखी है, बाई इंटरसेप्ट दे रखा है, और आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx + c, उसमें रख दिया, सीधा आंसर आ गया। सरल रेखा 3x - 4y = 12 की प्रवणता तथा बाई अक्ष पर कांटे के अंतःखंड की लंबाई लिखिए। फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x - 4y = 12 एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन बाई एक्सिस। तो वही रूटीन तरीके से दी रेखा का समीकरण, क्या है समीकरण, 3x - 4y = 12, बाई वाले पद एक साइड में रखे, 4y = 3x + 12, फिर बाई के गुणांक 4 से कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो क्या आएगा, y = 3/4 टाइम्स x + 3, यानी कि ये y = mx + c फॉर्म में आ गई। और m क्या है, लाइन की स्लोप, तो स्लोप क्या हो गई 3/4, तो बस यही लिख देते हैं। देयरफॉर दी रेखा की प्रवणता वो तो हो गई आपको 3/4, और बाई अंतःखंड और या बाई अक्ष पर काटे अंतःखंड की लंबाई, कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। सरल रेखा की प्रवणता और बाई अक्ष पर अंतःखंड पूछा था, अपन ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा, बिना लिखे भी कर सकते थे, क्योंकि स्लोप आप जानते हैं क्या है, x का गुणांक बटे बाई का गुणांक विद नेगेटिव साइन। दोबारा लिख देता हूँ, 3x - 4y + 12 दी रेखा 3x - 4y = 12 की प्रवणता आपने पहले से याद कर रखा है। स्लोप ऑफ ए लाइन ax + by + c = 0 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, x का गुणांक बटे y का गुणांक ऋणात्मक चिन्ह सहित, तो ऋणात्मक चिन्ह, x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो ये 3/4 आ गया। अब बाई अंतःखंड के लिए क्या करते हैं, समीकरण में x = 0 लिख देते हैं, क्योंकि बाई अक्ष की समीकरण क्या होती है, x = 0। बाई अंतःखंड के लिए दी समीकरण में x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर क्या आएगा, 3 × 0 - 4 × y = 12, यानी कि y = 3। तो देयरफॉर बाई अंतःखंड की लंबाई, बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, मैं तो लिख दिया है, बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पेन चलाने की
आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे ही आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु 2,0 और 3,1 को मिलाने वाली रेखा ए के सापेक्ष वामवर्त दिशा में 15 डिग्री कोण से घुमा दी जाती है तो नई स्थिति में रेखा का समीकरण है। दोबारा से, इफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज रोटेटेड अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 15 डिग्री देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द न्यू पोजीशन इज। न्यू पोजीशन में लाइन की इक्वेशन पूछी है आपसे, तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहले तो अपन देखते हैं जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप क्या है। स्लोप से देखेंगे कि एक्स एक्सिस से एंगल कितना बन रहा है, फिर उस एंगल को 15 डिग्री और रोटेट कर देंगे, तब जो नया एंगल आएगा उसका टेंजेंट लेंगे, वो स्लोप आएगी। तो पहले तो दिए हुए बिंदु हैं उनको देखते हैं। दिए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या आती है ये देखते हैं पहले। हाँ देखिए, गिवन पॉइंट्स क्या हैं, ए एंड बी। ए 2,0, बी 3,1। दिए बिंदुओं ए 2,0 और 3,1 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। प्रवणता निकालना आप जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 1 हो गई। सिंस m इक्वल टू 1 दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 और दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 2 पॉइंट दे रखे थे ए और बी। ए और बी दोनों को मिलाने वाली लाइन की आपने प्रवणता निकाली, 1 आ गई। इसका मतलब क्या है, ए बी एक्स अक्ष से कितना कोण बनाती है, 45 डिग्री बनाती है। अर्थात रेखा ए बी एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये पता पड़ गया आपको कि जो लाइन ए बी दे रखी है वो एक्स एक्स से कितना कोण बनाती है, वो 45 डिग्री का कोण बनाती है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं इक्वेशन को, क्वेश्चन को आप। यदि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए के सापेक्ष, जैसे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब कह रहा है रेखा ए के सापेक्ष वामवर्त दिशा में 15 डिग्री कोण से और घुमा दी जाती है। अब इसको दोबारा घुमा दिया, कितना घुमा दिया, 15 डिग्री और घुमा दिया। पहला कोण कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री। 45 और 15 और घुमा दिया तो 45 प्लस 15 कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो वही लिख देते हैं। तब वो नई स्थिति में रेखा का समीकरण है। अब रेखा को धनात्मक दिशा में पंद्रह डिग्री से घुमा दिया जाता है। तब नई स्थिति में रेखा का एक्स अक्ष से बना कोण, एक्स अक्ष से बना कोण यानी कि धनात्मक दिशा से बना कोण कितना हो गया, 60 डिग्री होगा। इसलिए इसकी प्रवणता 60 डिग्री होगा और इसकी प्रवणता टेंजेंट 60 अर्थात √3 होगी।
देखिए दोबारा देखते हैं शुरू से। क्या है क्वेश्चन आपके पास, दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3,1 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपने देखी। ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं आपको और इसकी प्रवणता आपने कैलकुलेट कर ली 1 है। प्रवणता 1 है यानी कि एक्स अक्ष से बनने वाला कोण 60 डिग्री है, नहीं 45 डिग्री है। अब क्या किया, इस रेखा को ए के सापेक्ष रोटेट कर दिया। कितना रोटेट कर दिया, धनात्मक दिशा में 15 डिग्री से। तो अब नया कोण कितना हो जाएगा, 45 + 15 60 डिग्री हो गया। और नया कोण 60 डिग्री हो गया तो इसका मतलब इसकी प्रवणता कितनी हो गई, टेंजेंट 60। अब प्रवणता आपके पास टेंजेंट 60 है और पॉइंट दे रखा है ए 2,0 पॉइंट है और स्लोप है, तो रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। इसलिए रेखा का नई स्थिति में समीकरण लिखने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक पॉइंट होना चाहिए और एक उसकी प्रवणता होनी चाहिए। पॉइंट ए है, ये बी है, ए के सापेक्ष घुमाया है तो ए पॉइंट तो अभी भी रेखा पर होगा, 2, बी नहीं होगा, अपन बी से जाने वाली नहीं लिख सकते। दोबारा से ये ए और ये बी, एक्स अक्ष से बनने वाला कोण 45, ए के सापेक्ष और घुमा दिया, कितना घुमा दिया 15 डिग्री, तो एक्स अक्ष से कितना कोण बना 60 डिग्री। ए तो अभी लाइन पर ही है, तो बिंदु के निर्देशांक तो हैं 2,0 और स्लोप कितनी हो गई √3। तो समीकरण कितनी हो गई, y - 0 बराबर √3 टाइम्स x - 2, या इसको कह सकते हैं y = √3x - 2 √3। अपन ने फिगर नहीं बनाया आप जान के, y = √3x - 2 √3, y = √3x - 2 √3। तो ये पहला वाला ऑप्शन आ गया। अपन ने क्या निकाला, आपने निकाला है वहाँ y = 2 √3x - 2 √3, तो y इधर ले आए और √3 इधर ले गए, तो यानी कि हो गया ये √3x - y बराबर 2 √3। ये पहला ऑप्शन हो गया। दोबारा पढ़ लें क्वेश्चन आप। यदि बिंदु कैपिटल ए 2,0 और बी 3,1 को मिलाने वाली रेखा ए के सापेक्ष वामावर्त दिशा में 15 डिग्री से घुमा दी जाती है तो नई स्थिति में रेखा का समीकरण होगा। तो आपने निकाला, पहले आपने रेखा की प्रवणता निकाली, वो 1 आ गई यानी कि एक्स अक्ष से बनने वाला कोण 45 डिग्री हो गया। अब 15 डिग्री से और घुमा दिया तो नई स्थिति में कोण 45 + 15 60 डिग्री हो गया। नई स्थिति में रेखा एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसकी प्रवणता टेंजेंट 60 हो गई। प्रवणता टेंजेंट 60 और बिंदु ए रेखा पर है, बिंदु है और प्रवणता है, तो रेखा का समीकरण लिख दिया। हमने फिगर नहीं बनाया है इसका। अब दोबारा देखें, एक्चुअल फिगर बना देते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, पॉइंट कौन कौन से दे रखे थे, देखो पॉइंट लिखते हैं। ये तो पॉइंट हो गया ए 2,0 और पॉइंट था 3,1, ये पॉइंट था बी। आपने क्या किया, ए बी लाइन मिला दी, ए बी लाइन ये रही। इसकी स्लोप निकाली थी आपने 1i, यानी कि ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब क्या कहा, अब आपसे कहा गया कि इसको 15 डिग्री से और घुमा दिया, तो 15 डिग्री से घुमा दिया, ये एंगल कितना 15 डिग्री। तो अब एक्स अक्ष से बनने वाला, अब ये ए पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, तो ए सी जो नई लाइन है वो कितना कोण बनाती है एक्स अक्ष से 60 डिग्री। एक्स अक्ष से 60 डिग्री है तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई, प्रवणता ए सी की नई रेखा की प्रवणता हो गई टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 आप जानते हैं √3। पॉइंट कहाँ है, ए रेखा पर है, तो समीकरण लिख दिया फिर y - 0 बराबर √3 टाइम्स x - 2। तो ये कितना आ गया, y बराबर √3x - 2 √3। जैसा उसमें लिख रहा है उस तरह से लिख दें, √3x - y बराबर 2 √3। तो इस तरह से ही अपन ने एक्चुअल फिगर बना लिया। फिगर की आवश्यकता नहीं थी, बिना इसके कर सकते थे।
रेखा का अभिलंब रूप में समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो फिर लिखते हैं रेखा का अभिलंब रूप में समीकरण क्या होता है, एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी, ये होता है। अगेन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म is given by x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Here alpha is the, here p is the length of perpendicular drawn from origin to the line, and alpha is the angle which the normal to the line makes with the positive direction of x axis. यहाँ p क्या है, यहाँ p रेखा पर 0 0 से ओरिजिन से मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है। लंब की लंबाई है। और एल्फा रेखा पर अभिलंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण है। Again, equation of a line in normal form is x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where p is the length of perpendicular from origin to the line and alpha is the angle which the normal to the line makes with the positive direction of x axis. ये है। अगर इसका फिगर बनाएं आप तो देखिए फिगर बना सकते हैं। ये x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, y एक्सिस। अब लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन आपकी ये रही ए बी। अब ए बी पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालते हैं। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, ये ओ एन परपेंडिकुलर हो गया। ओ एन की लेंथ क्या दे रखी है, ओ एन की लेंथ दे रखी है आपको स्मॉल पी, और ये जो एंगल है ये एल्फा है। लाइन कौन सी है, ए बी। ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण गिवन है आपको। क्या गिवन है, बाकी अपन प्रूफ करेंगे इसे। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी क्या है इसका, ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई ओ एन। ओ एन बराबर स्मॉल पी है, और एंगल एन ओ एक्स ये बराबर एल्फा है। ओरिजिन से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ओ एन वो पी है, और ओ एन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो एल्फा है। तो ये गिवन है। अब एल्फा और पी दे रखे हैं, तब आपको इक्वेशन लिखनी है ये। और अपन क्या कर रहे थे, एल्फा ये कैसा बन रहा है, एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से बनेगा तो कहाँ हो सकता है ये एंगल, ये एंगल नीचे से लेके ऊपर तक कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब यहाँ एल्फा का मान कितना होगा, यहाँ एल्फा आपका 0 से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन से भी मानना, जैसे ये एल्फा है, अगर नीचे से नापें तो ये एल्फा माइनस 2 पाई हो जाएगा। और अगर ऋणात्मक दिशा में भी नापना हो, अपन ने तो लिखा है धनात्मक दिशा में, यहाँ एल्फा को यदि धनात्मक ऋणात्मक दोनों दिशा में लिया जाए, धनात्मक ऋणात्मक दोनों दिशा में नापा जाए, मापा जाए,
तब थीटा का मान -360 से लेके 60 के बीच में, अल्फ़ा का मान थीटा नहीं, तो ये कुछ भी ले सकते हैं। पॉजिटिव में नापेंगे तो 0 से 360, आप कहेंगे नहीं नेगेटिव में भी नापना है तो नेगेटिव में भी नापेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, प्रूफ। रेखा का समीकरण लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है आपके पास? रेखा का समीकरण लिखने के लिए आपके पास एक तो पॉइंट होना चाहिए लाइन पर और लाइन की स्लोप होना चाहिए। तो जो गिवन है वो देखते हैं पहले। तो अपन, ये लाइन आपको गिवन है ए बी और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया है आपने, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिया ओ एन, और ये एंगल क्या है आपका, ये अल्फा है। अगर अपने पास किसी तरह से एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, ये एम ले लिया, ये पॉइंट ए था। अगर किसी तरह से आपके पास एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं और लाइन की स्लोप आ जाए तो काम चल जाएगा। ये एंगल अल्फा है आपके पास, ये एंगल देखें ये अल्फा है और ये 90 है तो 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये वाला एंगल अपने पास कितना हो गया, 90 प्लस अल्फ़ा हो गया। देखो कैसे हो गया, दोबारा लिखते हैं। सिंस एंगल, दोबारा से क्या करना चाहते हैं अपन, लाइन की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है लाइन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है। ये जो लाइन की जो लंबाई है ओ एन, लाइन पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई ओ एन वो स्मॉल p है, और लाइन पर जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, अल्फ़ा बनाता है। अल्फ़ा और p गिवन है, अल्फ़ा और p गिवन है और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंस एंगल एन ओ एक्स ये बराबर अल्फ़ा है, देयरफॉर ये वाला अल्फ़ा, ये 90 था तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, देयरफॉर एंगल बी ए ओ बराबर 90 माइनस अल्फ़ा, और दिस इम्प्लाइज एंगल बी ए एक्स बराबर 90 प्लस अल्फ़ा। ये 90 प्लस अल्फ़ा हो गया। और ये क्या है, रेखा ए बी के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हो गया टेंजेंट 90 प्लस अल्फ़ा, और टेंजेंट 90 प्लस अल्फ़ा क्या होता है, माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा, यानी कि लाइन की स्लोप आ गई आपके पास। अब अगर किसी तरह एन के कोऑर्डिनेट्स और आ जाएं तो काम चल जाएगा। अब एन के निर्देशांक लिखते हैं। अब एन के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन, अगर आप देखें पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प लें तो ओ एन वो तो पी हो गया, अपन जानते हैं। देखो दोबारा से मैं यहाँ बता दूं, ये आप जानते हैं पहले से, ये इनिशियल लाइन है, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा यानी कि ये दूरी तो आर और ये वाला थीटा, यानी कि पी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा हों तब पी के कार्तीय निर्देशांक कितने होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं, अपन ने पढ़ा था पॉइंट के लिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी वो होते हैं आपके पास आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। याद होगा सभी को, याद नहीं हो तो अपन ने जो पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े थे वहाँ आप देख सकते हैं। किसी बिंदु के कार्तीय निर्देशांक एक्स कॉमा वाई हों, ध्रुवीय निर्देशांक आर कॉमा थीटा हों, तो एक्स बराबर होता है आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। तो इसी को देख के अपन यहाँ लिख सकते हैं, एन के निर्देशांक क्या हो गए, ओ एन कॉस ऑफ एल्फा, ओ एन कॉस ऑफ एल्फा कॉमा ओ एन साइन ऑफ एल्फा। और ओ एन क्या दे रखा है आपको, थीटा की जगह तो एल्फा दे दिया, और ओ एन की लंबाई पी है तो लिख सकते हैं पी कॉस ऑफ एल्फा, पी साइन ऑफ एल्फा। तो फाइनली ये हो गई कि जो आपको ए बी लाइन निकालनी थी, ए बी पे एक तो पॉइंट आ गया पी कॉस एल्फा कॉमा पी साइन एल्फा, और ओ
ए बी की स्लोप आ गई माइनस कॉट एल्फा, तो ए बी की समीकरण लिख सकते हैं अब तो आसानी से। अब लिख देते हैं, अब ए बी का समीकरण, या कह सकते हैं बिंदु एन पी कॉस एल्फा कॉमा पी साइन एल्फा से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता माइनस कॉट एल्फा है, ये लिखा आपने। बिंदु एन से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता माइनस कॉट एल्फा है, यही लाइन ए बी है। दोबारा देख लेते हैं कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपकी। उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी और रेखा पर जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एल्फा कोण बनाता है। तो आपने पी और एल्फा की सहायता से पहले एन के कोऑर्डिनेट लिख लिए, वो क्या आ गए, पी कॉस एल्फा कॉमा पी साइन एल्फा आ गए। और सीधा फिगर से देखा अपन ने, ये एंगल एल्फा था, तो ये वाला एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा है ए बी के द्वारा 90 प्लस एल्फा हो गया। 90 प्लस एल्फा हो गया तो उसकी प्रवणता माइनस कॉट एल्फा हो गई। अब आपके पास पॉइंट है और प्रवणता है, तो ए बी का समीकरण लिख देते हैं, बाई माइनस बाई 1 पी साइन ऑफ एल्फा माइनस कॉट एल्फा, ये हो गया कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा इंटू एक्स माइनस पी कॉस ऑफ एल्फा, ये हो गया। साइन एल्फा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सर, तो हो गया बाई साइन एल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर एल्फा माइनस एक्स कॉस ऑफ एल्फा माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर एल्फा। एक्स कॉस एल्फा को इस साइड ले आए आप, एक्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस बाई साइन ऑफ एल्फा, और पी को राइट साइड में ले गए, पी कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। तो दिस इम्प्लाइज एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा बराबर पी। तो ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि उस रेखा का समीकरण जिस पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी और जिस रेखा का अभिलंब या जिस रेखा पर लंब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एल्फा कोण बनाता हो, तो उसकी समीकरण एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी हो गई। यहाँ पर ने क्या हेल्प ली, ये हेल्प ली कि पोलर कोऑर्डिनेट काम में ले लिए। अगर पोलर कोऑर्डिनेट नहीं काम में लेने तो दोबारा से निकालें इसका। अपन को क्या निकालना था, पी और वो दे रखा था एल्फा, तो दोबारा उसके निर्देशांक देखें, देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन बाई एक्सिस, ये लाइन थी आपके पास ए बी। आपको क्या चाहिए, यहाँ से लंब डाल दिया आपने ओ एन। ओ एन किसके बराबर है, स्मॉल पी। एन के कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, जबकि ये दे रखा है ये एंगल तो आपका एल्फा है, और यहाँ से लंब डाल दिया एन एम। तो देखिए अगर अपन वो काम में नहीं लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, तो फिर देखते हैं त्रिभुज ओ एम एन में। वैसे तो डायरेक्ट है पोलर कोऑर्डिनेट ही यूज करने हैं आपको, क्योंकि सब जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, आपने पढ़ा हुआ है। तो कॉस ऑफ एल्फा, कॉस ऑफ एल्फा क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटीकरण, आधार कौन सा है ओ एम, और कर्ण कौन सा हो गया पी। साइन ऑफ एल्फा, साइन एल्फा लंब बटीकरण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एन एम अपॉन ओ एन, यानी कि एन एम अपॉन पी। तो देयरफॉर ओ एम बराबर पी कॉस एल्फा और एन एम बराबर पी साइन एल्फा। तो देयरफॉर बिंदु एन के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन क्या हो गई, बिंदु एन के निर्देशांक पी कॉस ऑफ एल्फा कॉमा
पी साइन ऑफ एल्फा। तो पोलर कोऑर्डिनेट काम में नहीं लें तो इस तरह से भी आप एन के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ये आ गए। स्लोप आपके पास थी, क्योंकि ये एंगल एल्फा था तो ये वाला एंगल आपने निकाल लिया था 90 प्लस एल्फा, और 90 प्लस एल्फा जब आपके पास है तो आप इसकी सहायता से निकाल सकते थे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है इस तरह से निकालें। अगर किसी तरह से आपके पास ओ ए एज्यूम कर लें, ओ ए डिस्टेंस तो कितनी है, ए है, और ओ बी डिस्टेंस कितनी है, ये बी है। अगर ये आ जाए तो ए बी का समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। इससे भी कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल फॉर्म आपने निकाली है, कैसे निकाली है, एक पॉइंट निकाला और उसकी प्रवणता निकाली, बिना इसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत तरीके, कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों के निर्देशांक ले लें आप, दोनों के निर्देशांक आ गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं। ए का एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल ए है तो ए के कोऑर्डिनेट ए कोमा 0, बी की दूरी ओ बी दूरी स्मॉल बी है तो बी के कोऑर्डिनेट 0 कोमा बी, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो इस सूत्र से भी कर सकते हैं। ये आप अपने आप करेंगे। अभी मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से और करके देखते हैं। अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण, दोबारा से कर रहे हैं इसको। अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए, पहले आपने यही एक्सेज बना ली, एक्स एक्सेज, ओरिजिन, बाई एक्सेज, और फिर आपने लाइन ले ली, जो लाइन निकालनी है, ये लाइन निकालनी है। ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दिए आपने, ओ एन। ये गिवन है आपको एंगल एल्फा है, और ये जो ओ एन लेंथ है ये आपको पता है कितनी है, स्मॉल पी है। अपन क्या कर रहे हैं, दूसरे मेथड से निकालना चाह रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालना चाह रहे हैं। ओ ए डिस्टेंस आ जाए, वो आप एज्यूम कर लेते हैं कि माना ओ ए बराबर स्मॉल ए और ओ बी बराबर स्मॉल बी। ये डिस्टेंस तो आपने ले ली स्मॉल ए, और ये डिस्टेंस आपने एज्यूम कर ली स्मॉल बी। अब देखते हैं दोबारा से, त्रिभुज ओ ए एन में ऐसा रेशो लें जिससे ये ओ एन और ओ ए आ जाए। तो ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने तो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो कॉस ऑफ एंगल ले लेते हैं अपन, कॉस ऑफ एंगल। कॉस ऑफ एंगल क्या आ गया, पी अपॉन ए, यानी कि ए बराबर आ गया पी अपॉन कॉस एल्फा। ये ए का मान आ गया। ये एंगल एल्फा है, ये 90 है, ये 90 माइनस एल्फा आ गया, ये पूरा 90 था तो ये भी एल्फा आ गया आपका, ऊपर वाला एंगल, ये वाला भी एल्फा आ गया। और दूसरी तरह से भी जानते हैं आप, जो कोण दो रेखाओं के मध्य में होता है वही दोनों पे डाले गए लंबों के बीच में होता है। एक्स एक्सेस और ओ एन के बीच में एंगल एल्फा है। ओ एन पे परपेंडिकुलर ए बी हो गई और एक्स एक्सेस परपेंडिकुलर बाई एक्स हो गई, तो ये भी एंगल हो गया। अब आपको क्या लेना है, फिर आपको लेना है बी। तो अब इस ट्राइंगल में लेते हैं, दोबारा से अपन लिखते हैं त्रिभुज ओ एन बी में साइन एल्फा लेते हैं। साइन ऑफ एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एल्फा के सामने परपेंडिकुलर तो ओ एन स्मॉल पी आ गया, और कर्ण ये 90 है तो 90 के सामने कर्ण बी आ गया। तो दिस इम्प्लाइज बी बराबर क्या आ गया, पी अपॉन साइन एल्फा। ये बी का मान आ गया। अब आपके पास ए है, बी है, तो रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। अब रेखा ए बी का समीकरण,
इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख देते हैं। क्या आएगा, एक्स अपॉन ए कितना है अपने पास, पी अपॉन कॉस एल्फा प्लस बाई अपॉन बी कितना है, फिर वही पी अपॉन साइन एल्फा इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख दिया। और ये कितना हो गया फिर अपने पास, ये आ गया एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म यानी कि जिसमें पी और एल्फा गिवन था। पी क्या था, पी आपको दे रखा था रेखा पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, और एल्फा रेखा पर अभिलंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण। तो ये अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण आया। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, इस प्रकार अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण क्या हुआ, एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। यहाँ पी रेखा पर 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई, और एल्फा रेखा पर अभिलंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण है। इसको पढ़ लेते हैं दोबारा से। रेखा का अभिलंब रूप में समीकरण, यदि रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल पी और इस लंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण एल्फा हो, तब इस रेखा का समीकरण एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी होगा। यहाँ पी का मान सदैव धनात्मक होता है और थीटा का मान धनात्मक लेने पर 0 डिग्री से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। यदि थीटा का मान धनात्मक व ऋणात्मक दोनों दिशा में लें, तब यह -360 डिग्री से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। यही अपन ने डिस्कस किया था। एक बार और पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज पी स्मॉल p and the angle which the perpendicular makes with the positive direction of x axis is alpha, then the equation of the line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Here p is always positive and alpha can be taken as positive or negative according as it is measured in anti-clockwise direction or clockwise direction. Thus alpha can have any value between -360 to 60 डिग्री। तो इस तरह से आज की क्लास में आपने प्रवणता अंतःखंड रूप में रेखा देखी, उसके स्पेशल केसेस देखे, फिर नॉर्मल फॉर्म में लाइन का समीकरण निकाला। इसके भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, जनरल फॉर्म को कैसे बदलते हैं वो भी डिस्कस करना है, वो सब अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।